नमस्कार दोस्तों, हम ग्रुप डी के लिए साइंस एनसीईआरटी की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको क्लास 10th और 9th की एनसीईआरटी की सारी चैप्टर बताए जाएंगे। आपको बता दें कि मेरे ग्रुप डी 2019 वाली वैकेंसी में 25 में से 24 क्वेश्चन जो है साइंस के सही हुए थे और एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। और टेक्नीशियन 2024 में 40 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत था और दो मैंने स्किप किए थे। जो दो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था वो भी बन जाते, लेकिन कन्फ्यूजन के चलते उसको स्किप कर दिया था। तो आज से हम अपनी रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का रिवीजन करेंगे। इसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, जितने चीज़ें आपको पढ़नी है सिर्फ वही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पेज में आपको सिर्फ ये फिगर याद रखनी है जो आपको दिखाया जा रहा है। ये फिगर जिसमें बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम जो रिबन है उसका वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। तो आपको इसमें याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है वायु में दहन किया जा रहा है और जो मिल रहा है वो मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस यही याद रखना है कि मैग्नीशियम को जब वायु में जला रहे हैं तो जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो आगे देखते हैं अगला पेज में। अगला पेज में आपको ये याद रखना है कि जो मैग्नीशियम जला तो उसमें जो लौ निकल रही थी वो चमकदार श्वेत लौ तथा मैग्नीशियम रिबन का दहन जो हो रहा था वो कौन सा चूर्ण में परिवर्तित हो रहा था, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। तो आपको याद ये रखना है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो जो लौ निकल रहा है तो वो चमकदार श्वेत लौ निकल रहा है और जो चूर्ण हमको मिल रहा है उसका नाम क्या है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आगे आगे देखते हैं। आगे ये फिगर आपको याद रखना है। ये फिगर जो है आपको दानेदार जस्ते मतलब जिंक का रिएक्शन आपको दिखाया गया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और उसके साथ अभिक्रिया के पश्चात जो निर्माण हो रहा है, कौन सा गैस का निर्माण हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो याद क्या रखना है कि जब Zn मतलब जस्ता का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और कौन सा गैस निकल रही है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बस इतना ही इस फिगर में याद रखना है आपको। अगला, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई हो तो उसका पता कैसे चलता है, तो पता इन चारों माध्यम से पता चलता है। तो उसका अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता हो, या फिर तापमान में परिवर्तन होता हो। तो ये चार चीज़ें जो है रासायनिक परिवर्तन हुई है को दर्शाता है। बस ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। तो आगे आपको ये याद रखना है जो जो रासायनिक समीकरण पहला पेज में दिया हुआ था, बस उसी का जो है विवरण दिया हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको अब समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण क्या होता है, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में दहन करा रहे हैं तो बन क्या रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक किन्हें कहते हैं, तो जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण, क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। तो रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ हमें मिलता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला पेज में आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि कोई भी अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर मतलब LHS में लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच योग का चिन्ह कहाँ लगाते हैं, तो उन्हें दाईं ओर RHS में लिखा जाता है। और तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का सिरा किधर होता है, तो उत्पाद की ओर होता है। आगे देखते हैं। तो आगे आपको ये रिएक्शन ही आपको याद रखना है। ये रिएक्शन है क्या, तो वही जो पहला 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 पेज में था,
उसी का, तो Mg+O2 इक्वल टू MgO। तो अभी ये संतुलित है नहीं, आगे जाके इसको संतुलित करेंगे। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार मैग्नीशियम वायु में जलने का कंकाली समीकरण है। तो ये जो रिएक्शन आपको दिखाया जा रहा है ये कंकाली समीकरण है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित ना हो यानी कि असंतुलित हो, तब उसको क्या कहते हैं, तो तब उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। और जब वो संतुलित हो जाएगा तो संतुलित होने के पश्चात उसका नाम क्या हो जाएगा, तो संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आगे देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है क्या। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, तो याद ये रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या जो है हमेशा बराबर रहता है। तो अब आगे देखते हैं। तो आगे और एक रिएक्शन दिया गया है जो आपको याद रखना है। तो इसमें आपको दिया गया है कि जिंक का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जो पिछला पेज में आपको जो दिखाया गया था बस उसी का रिएक्शन दिया गया है। तो निर्माण क्या बनेगा, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण है जो नीचे दिया गया है, तो Zn+H2SO4 तो बनेगा क्या, तो ZnSO4+H2O। तो जो गैस बाहर निकल रही है वो आपको याद रखनी है, हाइड्रोजन गैस। अब आगे देखते हैं। अगला पेज में कुछ है नहीं, बस ये रिएक्शन आपको याद रखना है जो आगे आगे जाके संतुलित करना है। तो बस कुछ 2-4 रिएक्शन ही आपको याद रखनी है। इस पेज में भी कुछ याद रखने लायक कुछ है नहीं। तो आपको याद क्या रखना है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ये Fe+H2O तो बनेगा क्या, Fe3O4H2O। तो इसमें Fe जो है, Fe का रिएक्शन मतलब लोहा का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, तो पानी के साथ। तो बन क्या रहा है, तो फेरिक ऑक्साइड। और कौन सी गैस मुक्त हो रही, तो वही हाइड्रोजन गैस ही मुक्त हो रही है। और ये मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण है जो संतुलित किया हुआ है। अब आगे आगे आपको याद क्या रखना है, जो जिस विधि से हम सॉल्व करते हैं उस विधि का नाम क्या है, तो किसी भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, तो हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए इसे कौन सा विधि कहते हैं, तो हीट एंड ट्रायल विधि। ये याद रखिएगा, हीट एंड ट्रायल विधि। तो अगला पेज में देखते हैं। अगला पेज में जो है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना है। तो इसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत जो नीचे दिया गया है, तो आपको याद क्या रखना है, तो गैस, द्रव्य, जलीय और ठोस अवस्था को कैसे दिखाना है, तो गैस के लिए गैस G और द्रव्य के लिए लिक्विड और जलीय के लिए एक्वस और सॉलिड के लिए S दर्शाया जाता है। तो एक्वस का मतलब है कि कोई भी चीज़ पानी में घुला हुआ है। अब समीकरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो समीकरण, अगला समीकरण आपको दिया गया है कि Fe जो है सॉलिड है और पानी जो है गैसीय अवस्था में लिया गया है। और जो मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड वो सॉलिड अवस्था में मिल रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो किस अवस्था में मिल रहा है, तो गैस अवस्था में मिल रहा है। अब नीचे आपको देखना है, ये कुछ समीकरण है जो आपको याद रखनी है। ये समीकरण है कि जब कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि CO का रिएक्शन करवाया जा रहा है हाइड्रोजन के साथ, और कितना पे, तो 340 ATM प्रेशर पर। तो मिल क्या रहा है, तो मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है। तो जो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, तो जब दो को गैस को मिला रहे हैं तो कौन सा फॉर्म में मिल रहा है, तो लिक्विड फॉर्म में। तो याद क्या रखना है कि जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाया जा रहा है तो मिल क्या रहा है, तो मिथाइल अल्कोहल। अगला जो है, ये जो है शोषण का या फिर प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको दिखाया गया है। जब CO2 का रिएक्शन किसके साथ,
H2O के साथ करवाया जा रहा है, तो मिल क्या रहा है, तो ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O। तो यही O2 हम लोग को पेड़ पौधों से मिलता है और ये जल जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसमें जो है दाब या उत्प्रेरक का किसका कौन काम कर रहा है, तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। आगे वही सेम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है कि जब CO2 का रिएक्शन H2O के साथ करवाया जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और 6O2 और 6H2O बाहर निकलता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब आगे देखते हैं। तो आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली में होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो संयोजन अभिक्रिया जो है ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तो बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये जो है इसका रिएक्शन दिखाया गया है कि CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, जल के साथ करवाया गया है। तो बन क्या रहा है, तो बुझा हुआ चूना। और ये रिएक्शन जो है अत्यंत उष्माक्षेपी होता है। ये सेम रिएक्शन को फिगर के माध्यम से भी यहाँ दिखाया गया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये फिगर को भी आप याद रखेंगे कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। अब आगे आगे याद रखिएगा कि जब वही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिससे चमक आ जाती है। तो सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर क्या आ जाती है, तो चमक आ जाती है। और इसका रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, CO2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 जिसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और जल जो है भाप बनकर उड़ जाएगा। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी वही सेम है, CaCO3। अब आगे देखेंगे कि कुछ संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण दिया हुआ है जिनमें से एक है कार्बन का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, O2 के साथ। तो बन क्या रहा है, CO2 जिसे कोयले का दहन के रूप में भी जाना जाता है। अगला दिया हुआ है कि H2 का रिएक्शन O2 के साथ करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, H2O 2H2O, जिसमें क्या मतलब क्या बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके क्या बनाते हैं, तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें H2 और O2 दो अभिकारक है जो मिलकर सिंगल उत्पाद बना रहे हैं H2O। तो इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, तो संयोजन अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ मतलब उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिया गया है जो जिसको आपको याद रखना है। तो पहला उदाहरण दिया गया है कि प्राकृतिक गैस किसे बोलेंगे, तो मीथेन को CH4, उसका रिएक्शन O2 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, CO2H2O प्लस ऊर्जा, CO2H2O प्लस ऊर्जा। तो जो ऊर्जा बाहर निकल रहा है इससे क्या पता चलता है कि ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि शोषण भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि शोषण के बाद जब
CO2 और इसमें टूटता है ग्लूकोज और इसमें, तो ATP के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यही ATP के रूप में, ATP के चलते हम क्या बोलते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखते हैं। आगे पाचन। पाचन जब होता है तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे हो गया चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, तो श्वसन है। जो नीचे दिया गया है, जो थोड़ा देर पहले जो रिएक्शन पढ़ रहे थे, बस उसका रिवर्स है। इसमें ग्लूकोज, O2 और H2O मिलकर क्या बनेगा, तो CO2 H2O प्लस ऊर्जा। और जो ऊर्जा निकल रहा है इससे क्या पता चलता है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, साग सब्जियों या वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। जो कौन सा रिएक्शन है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी के लिए 3 याद रखिएगा। अगला जो है, अगला रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का ही अन्य नाम है अपघटन। ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना कि वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। और संयोजन का क्या नाम है, तो विघटन। संयोजन का विघटन और वियोजन का अपघटन। अब इसमें आपको इस पेज में ये याद रखना है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, मतलब कोई सिंगल अभिकर्मक होगा जो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब, एक एकल अभिकर्मक जो है टूटकर 2 या 2 से अधिक में टूट जाएगा, उत्पाद में टूट जाएगा, तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट जो है उष्मा हीट दे रहे हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में टूट जाता है। इसमें से जो SO2 है, मतलब फेरस सल्फेट जो है हरे रंग का होता है, हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। और सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलाक्षणिक मतलब विशिष्ट गंध जो है, इससे पहले वाला पेज में आपको दिखाया गया था फिगर के माध्यम से। तो इसमें याद क्या रखना है, जो ये फेरस सल्फेट होता है ये हरा रंग का होता है, इसीलिए इसका नाम हरा कशिश भी बोल सकते हैं। ये जो है जब रिएक्शन करने के बाद किसमें बनेगा, तो सफ़ेद निर्जल ठोस में परिवर्तित हो जाता है। फिर कौन सा कलर में परिवर्तित हो जाएगा, तो लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। बस इतना ही इसमें याद रखना है कि फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे या हीट करेंगे तो कौन सा रंग में चेंज हो जाता है, तो सफ़ेद निर्जल ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जो बाद में किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो लाल भूरे में परिवर्तित हो जाता है। और जब रिएक्शन नहीं किया हुआ रहता है तब ये कौन सा कलर में रहता है, तो हरा कलर में रहता है। अब संयोजन को क्या बोले, विघटन, और वियोजन को अपघटन। अगला नीचे देखिए, इसमें दिया हुआ है कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल क्या करता है, जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो इसके उपरोक्त मतलब जो रिएक्शन दिया गया है किस में टूट जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन को आप याद रखिएगा कि किस में टूट रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड क्या है, ठोस है, जबकि SO2 और SO3 क्या है, तो गैस है। अब आगे देखते हैं। तो आगे आपका दिया हुआ है कि उष्मा देने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक क्या है, प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। तो जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक है सीमेंट के निर्माण में होता है। तो उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को उष्म वियोजन कहते हैं। तो जो वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न होती है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो उष्म वियोजन कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, उष्म वियोजन, ये याद रखिएगा। इसमें जो चूना पत्थर का रिएक्शन दिखाया गया है, जब हीट करेंगे तो वो CaO और CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो CaO हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, और CaCO3 तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये याद रखिएगा। इसमें आपको याद रखना है कि भूरे रंग, ये जो दिखाया गया है फिगर में, ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है लेड नाइट्रेट का जो है तापन
किसमें हो रहा है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होना है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कौन सा रंग का है, तो भूरे रंग का है। ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है कौन सा रंग का है, तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है। कौन, तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तब। तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। अगला जो है आपका है जल का विद्युत अपघटन। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस ये फिगर आपको याद रखना है कि क्या किया जा रहा है। तो जल का विद्युत अपघटन, और याद क्या रखना है कि एनोड में हमेशा O2, एनोड में हमेशा O2 और कैथोड में हमेशा H2। एनोड में हमेशा O2 और कैथोड में हमेशा H2 जो है मुक्त होता है। अगला आपको याद क्या रखना है, तो सूर्य का प्रकाश जो है सिल्वर क्लोराइड को कौन सा रंग में परिवर्तित कर देता है, तो धूसर रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, धूसर रंग का हो जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, तो वियोजन के कारण ऐसा होता है। जिसका रिएक्शन दिखाया गया है कि AgCl का रिएक्शन किसके साथ, सूर्य के प्रकाश में, तो Ag+Cl2 में विघटन हो जाता है। अब सेम उसी प्रकार का रिएक्शन किसके साथ होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करता है AgBr, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Br2 में। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट याद क्या रखना है कि अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। और ये किस प्रकार की ऊर्जा का मतलब कारण है, तो ये वियोजन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन, क्योंकि सिंगल उत्पाद जो है दो अलग अलग उत्पाद मतलब सिंगल अभिकारक जो है दो अलग अलग उत्पाद में टूट जाते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया। अगला आपको इसमें याद क्या रखना है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है मतलब शोषित करती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो याद क्या रखना है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो ऊष्मा शोषी। एक ऊष्मा क्षेपी जिसमें ऊर्जा रिएक्शन के बाद निकल रहा था, और ऊष्मा शोषी ये ऊष्मा देकर इसको तोड़ा जाएगा, तो उसको ऊष्मा शोषी रिएक्शन कहते हैं। अगला जो है आपका है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ये फिगर आपको याद रखिएगा। फिगर कुछ नहीं, इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसमें लोहा को डुबाया जाता है, तो इसको विस्थापित कर देगा। तो इसमें इस पेज में आपको याद क्या रखना है कि जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है, लोहे की कील का रंग क्या होता है, भूरा, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या होता है, नीला रंग। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो भूरा उसको क्या कर देगा, मलिन रंग का कर देगा। तो Fe+CuSO4 क्या क्या हो जाएगा, FeSO4 और Cu। Fe जो है Cu को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है CO2 से, Cu से। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि इस अभिक्रिया में लोहा ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया। ये लोहा जो है Cu को क्या किया, विस्थापित कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी दिया हुआ है, जिसमें Zn क्या कर रहा है, Zn जो है Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ZnSO4 और Cu, और इसमें Pb क्या कर रहा है कि Cu को विस्थापित कर दे रहा है, PbCl2 और Cu, जिसमें लेड क्लोराइड बन रहा है। कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटा के लेड क्लोराइड बन रहा है। तो इसमें जो है कुछ विस्थापन अभिक्रिया दिया गया है, जिसमें से जिंक है, लेड है। कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, तो विस्थापित कर देते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो हाईली रिएक्टिव रहते हैं उससे कम रिएक्टिव वाले को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ये फिगर आपको याद रखिएगा। फिगर में आपको दिया गया है कि बेरियम सल्फेट और किसका, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो सोडियम सल्फेट
का रिएक्शन किसके साथ, तो बेरियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, अगला पेज में दिया हुआ है। इसमें आपको दिया गया है कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। जब रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा, तो श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है, जो जल में अविलय होता है। और अविलय पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अपक्षेप कहते हैं। जो जल में अविलय होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अपक्षेप। तो जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें से Na2SO4 का रिएक्शन किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बनेगा क्या, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसमें जो है Ba2+SO2- की अभिक्रिया BaSO4 के अपक्षेप का निर्माण करता है। तो ये अपक्षेप क्या है, तो BaSO4 है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। और वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अभिक्रियाओं के बीच आदान प्रदान होता है, उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला याद क्या रखना है आपको, ये फिगर आपको याद रखना है। ये फिगर, इसमें कॉपर ऑक्साइड में उपचयन, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। अब उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कॉपर 2 क्लोराइड जो है काली परत चढ़ जाती है। और ये काला पदार्थ क्यों बनाता है, तो क्यों बनाता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। ये कॉपर ऑक्साइड किसके साथ, ऑक्सीजन के योग से बना है। और कौन किस रंग का, तो काला रंग का। तो Cu का रिएक्शन जब O2 के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CuO कॉपर ऑक्साइड। और किस रंग का रहेगा, तो काला रंग का। आपको ये याद क्या रखना है, तो किस रंग का रहेगा, काला रंग का। यदि CuO कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए की जाए तो सतह की काली परत जो है भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अब कॉपर ऑक्साइड में क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे और हीट करेंगे तो Cu अलग हो जाएगा और H2SO4 बाहर निकल जाएगा। और Cu किस रंग में मिलेगा, तो भूरा रंग में मिलेगा। किस रंग में, भूरा रंग में मिलेगा। ये आपको याद रखना है। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब क्या कहेंगे, तो उपचयन कहेंगे। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहेंगे अपचयन। तो याद क्या रखना है, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन और ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन। अगला आपको दिया हुआ है, उसमें जो है जो बन रहा था कॉपर 2 क्लोराइड, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था, इसीलिए ये अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसीलिए ये उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित, इन अभिक्रिया को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, तो उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता हो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जो उपरोक्त रिएक्शन आपको दिया गया था कि कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा रहे थे तो क्या बन रहा था, कॉपर और H2O बाहर निकल जा रहा था। कुछ अन्य अन्य माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा उपचयन हो रहा है, कौन सा अपचयन हो रहा है। तो उपचयन के लिए आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास और दूसरा इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, उसे क्या कहेंगे, तो उपचयन कहेंगे। और अपचयन किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि अपचयन जो है ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि, उसका जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, इसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्यागना था और ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना था। तो आपको याद क्या रखना है, ये उपचयन और ये अपचयन। कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी आपको दिया गया है जिसमें ZnO का रिएक्शन किसके साथ, तो कार्बन के साथ। तो बन क्या रहा है, Zn+CO। इसमें से CO का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है और Zn का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। नीचे भी सेम आपको दिया गया है। इसमें MnO
MnO2 का रिएक्शन HCl के साथ, तो MnCl2 H2O और Cl2, इसमें से क्या हो रहा है कि HCl जो है Cl2 में उपचयित हो रहा है और MnO2 किस में MnCl2 में अपचयित हो रहा है। तो ऊपर के उदाहरण के हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, और पदार्थ का अपचयन कब होता है, तो ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि, जो अभी हम तुरंत बताएं। अब सेम रिएक्शन फिर से आ गया, वही जो मैग्नीशियम रिवन वाला जो वायु में जला रहे थे, तो कौन सा रिएक्शन बन रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन। उसमें क्या हो रहा था कि Mg का रिएक्शन किसके साथ, O2 के साथ, तो बन क्या रहा था 2MgO। इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन। अब अगला जो है संक्षारण। संक्षारण किसे कहेंगे, तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि संक्षारण जो है कुछ लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इन प्रक्रिया को लोहे पर क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया चांदी, तांबा। चढ़ने वाले परत के रंग पर ध्यान दीजिए। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है, तब क्या होता है, ये संक्षारित होती है। आपको याद क्या रखना है कि चांदी पर जो है काली परत चढ़ जाती है और तांबा पर हरी परत, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। और संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रोलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी धातुओं की बहुत क्षति होती है। तो लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। तो क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अब विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, विकृत गंधिता तो वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है, तो उसका स्वाद क्या होता है और गंध जो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वो चेंज कैसे होता है, तो उस पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर वो चेंज हो जाता है, तो उपचयित हो जाता है। तो उपचयित होने वाले तेल या वसा क्या होता है, विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तो प्रायः तेल वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ क्या होते हैं, प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जो ऑक्सीकरण को धीमा कर दे। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से क्या होता है, उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, तो ऑक्सीजन गैस हटाकर कौन सा गैस, तो नाइट्रोजन जैसे सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। अगर उसमें ऑक्सीजन गैस मिल जाए तो उसका उपचयन हो जाएगा, जिससे चिप्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो चिप्स में उपचयन ना हो इसके लिए कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अगला आपको बस चैप्टर ख़त्म हो गया, बस कुछ आपको दिया हुआ है, बस कुछ टॉपिक आपको याद रखना है, जिसमें पहला बोला जा रहा है कि एक रासायनिक एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है, तो अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, तब जाके वो उसे क्या कह सकते हैं कि पूर्ण रासायनिक समीकरण है। अगला जो दिया हुआ है, इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिससे समीकरण में अभिकारक, उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या समान हो। तो समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। और संयोजन अभिक्रिया के बारे में दिया गया है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तब उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला आपको दिया गया है वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया के विपरीत, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ किसका निर्माण होता है, तो ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला आपको दिया हुआ है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित करता है,
तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्वि विस्थापन में क्या होता है, तो समूह में आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण अवक्षेप का निर्माण होता है। और आपको याद क्या रखना है, तो अभिकारकों में पदार्थों में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। तो ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। या फिर ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग, उसे क्या कहेंगे, तो अपचयन। उसे क्या कहेंगे, अपचयन। अब अभ्यास में कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो रिएक्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि हो क्या रहा है। तो इसमें जो याद क्या रखना है कि इधर वाले जो अभिकारक है उसी का मतलब या तो उपचयित होगा या तो अपचयित होगा। उत्पाद से कभी अपचयित उपचयित नहीं निकाला जाता है। तो इसमें ऊपर में दिया गया है, क्या दिया गया है कि शीशा जो है अपचयित हो रहा है, तो शीशा तो इधर है ही नहीं, तो ये गलत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है ही नहीं, तो ये भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये सही है, इधर से इधर दिखाना है। फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, जो लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। तो ए और बी सही है। अगला जो रिएक्शन आपको दिया गया है, कौन सा रिएक्शन है ये हमको बताना है। तो Fe2O3 Al के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe को विस्थापित कर देगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि रिवीजन हो गई होगी पहला चैप्टर का। बस यहीं तक रखते हैं। आगे इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।